नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 तक डिस्कस कर लिया है और ज्ञान बिंदु का ये साइंस का नोट है, उसका चैप्टर नंबर 9 है। इसको डिस्कस करेंगे। इसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। इस चैप्टर में 300 प्लस क्वेश्चन है और इस चैप्टर के 300 प्लस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में लाएंगे। ये पहला पार्ट है, पार्ट 1। आज हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से पार्ट 3 तक लाएंगे, 1, 2, 3, और तीनों में 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के प्रकाश यानी कि लाइट के टॉप 100 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कण के समान और तरंग के समान। ये दोनों हो जाएगा। प्रकाश की जो प्रकृति होती है, कण और तरंग दोनों के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1675 ईस्वी में प्रकाश के कणिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइजन ने किया था। प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे फोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइजन ने प्रकाश के तरंग कण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है। ये ऊर्जा है यहाँ पे दोस्तों। विकिरण ऊर्जा का एक कण है, ये भी सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। इनमें से सभी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय इसका खोज किया था, मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना को व्याख्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा और परिकर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय परिघटना की व्याख्या केवल तरंग सिद्धांत से ही संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि व्यतिकरण होगा, विवर्तन होगा और ध्रुवण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? तो इसको किरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत दूर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, तारा तथा अन्य से आने वाली किरण पुंज कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समांतर किरण पुंज के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय दृष्टिकोण से मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अपारदर्शी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का किसी चिकने अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का किसी चिकने अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, दिए सही हो जाएगा। दर्पण प्रकाश का परावर्तन करता है। दर्पण, दोनों एक ही ऑप्शन है, तो ये दोनों, ये भी सही है। यहाँ पे एक तरह से लेंस होना चाहिए, अगर लेंस होगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्पण प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अंजाम देकर प्रतिबिंब बनाता है। ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ये अपवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे परावर्तन अगर होगा तो ये प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर केवल इसमें 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर केवल बी सही होगा। देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर 20 केवल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दर्पण नहीं होगी, यहाँ पे लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दर्पण के सामने वस्तु के भिन्न भिन्न दूरी पर रखने पर प्रत्येक स्थिति में सीधा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, तदर्प बनता है और सीधा बनता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। 1 और 3 डी में देख रहे हैं। एक में क्या है देखें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे आकार का बनता है, ये सही है। दर्पण प्रकाश के परावर्तन द्वारा लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण या लेंस पर आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर उसे आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के दौरान यदि परावर्तन कोण 45 डिग्री का बना होता है तो आपतन कोण कितना डिग्री का बनेगा? तो ये आपतन कोण भी 45 डिग्री का ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, देख लीजिए आप एक बार डायग्राम से। ये अभिलंब हो जाएगा, हो गया, इसको नॉर्मल जैसे बोलते हैं। ये आपतित किरण हो गया। आपतन कोण, परावर्तन कोण की बात कर रहा है। परावर्तन कोण ये 45 डिग्री है। दोस्तों ये परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होता है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए आपतन कोण बोल रहा है, इसको आई से बोलते हैं। आपतन कोण को आई से इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आई इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित हुआ है तो परावर्तक परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन तथा परावर्तन कोण का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और 0 इसलिए होगा क्योंकि देखिए क्या कहता है, अगर प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आती है, परावर्तक सतह ये मान लेते हैं, और लंबवत आती है, ये किरण लंबवत आ रही है यहाँ पे, इसको हम लंबवत मान लेते हैं, ऐसे आ रही है किरण, तब परावर्तक नियम के अनुसार, तो अगर नियम परावर्तन का नियम है तो इसी जिस तरह से आती है तो उसी दिशा में लौट जाती है। अगर इधर से आएगी यहाँ पे तो और लौट जाएगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह होता है, तो इसका हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। बी और सी। बी में इनमें से प्रत्येक स्थिति वस्तु की प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार का बनता है। इस दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक उत्क्रम होता है? पार्श्विक होगा, पार्श्विक उत्क्रमी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी 1.5 मीटर लंबी है, मेरी यहाँ पर मैरी है, मेरी नहीं, मैरी 1.5 मीटर लंबी है और अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण के सामने खड़ी है। तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी ताकि मैरी अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके? दोस्तों आप लोग को पता होगा कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में जो हाइट है वस्तु की या जिसकी भी, उसकी आधी होनी चाहिए, यानी कि 1.5 का आधा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लड़का भी चाल से समतल दर्पण की ओर आ रहा है तो दर्पण में लड़के की प्रतिबिंब की चाल क्या होगा। तो ये दोस्तों अगर समतल दर्पण में भी चाल से कोई वस्तु जाता है तो उसमें प्रतिबिंब में आपको 2v से रिटर्न आता हुआ दिखेगा। आपको आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2v हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण में बने लड़के का प्रतिबिंब तथा लड़के के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ये 6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 मीटर तो इसका अपना हो गया और 3 मीटर दूर में जो है वस्तु का भी प्रतिबिंब है, 3 3 6 हो जाएगा, मतलब 6 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किरण का परिवर्तित किरण में अभिलंब, किसी किरण का यहाँ पे अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण क्या कहलाता है। तो ये परावर्तन कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के तल से ऊपर की ओर वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी प्रयोग किया जाता है। ये पेरिस्कोप हो जाएगा दोस्तों, ये पेरिस्कोप हो जाएगा। और पेरिस्कोप में दोस्तों 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और दोनों 45 डिग्री पर होता है। इसमें 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और दोनों 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी होता तथा पार्श्व पार्श्व उल्टा होता है। ये पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, इसका हो जाएगा आपतन कोण के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। दोस्तों समांतर में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब संख्या कितना अनंत बनता है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि n बराबर होता है 360 बाय थीटा, और 360 बाय थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री। ये 4 टाइम्स में ये कट जाएगा और हम लोग को पता है जो इमेज बनता है फॉर्मेशन वो हमेशा ऑड नंबर में बनता है, तो इसमें से अगर एक माइनस कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन और प्रतिबिंब संख्या 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 5 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितने दूरी का कोण होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको पता है n इजकल टू 5 करने के लिए थीटा बटे 360 है, तो 360 बटे थीटा, थीटा का मान यहाँ पे इसको 5 है ना, 5 करना है ना, तो n बराबर हो जाएगा 6 बाय, अगर 5 करते हैं एक सेकेंड, 360 बाय 60 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। एक सेकेंड, n इजकल टू होता है 360 बटे अगर 60 करेंगे तो ये 6 टाइम में कटेगा और 5 पावर करने के लिए आपको पता है 1 माइनस करना पड़ता है, तो ये यानी कि थीटा इजकल टू 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कुल कितने प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको आप 360 में 120 से भाग दे दीजिए, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑड है तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में लेंस कौन, गोलीय दर्पण लेंस में कौन नहीं है।
इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कितने डिग्री पर कोण बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस बिंदु को फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों आवर्धन होगा। यहाँ पे आवर्धन का सही परिभाषा निम्न में से कौन सी तरीके से व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, एम इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की, यानी कि भी बाई यू होता है, यानी कि ये एम इक्वल टू होता है भी बाय यू, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पे कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। और इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ये तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान, नाक तथा गले डॉक्टर के आंतरिक भाग को जांच हेतु दर्पण कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। एक सेकंड दोस्तों, 42 का उत्तल दर्पण का उपयोग किया था साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सोलर कुकर या सौर भट्टी के सूर्य प्रकाश को एकत्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वक्रता के अंत पर रखा जाएगा तो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक दर्पण के सभी स्थितियों को सीधा तथा वस्तु के छोटा प्रतिबिंब बनता है तब दर्पण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का और उसके शरीर का मध्य भाग छोटा और उसके पैर के आकार बड़ा है, इसलिए सिर से पैर तक जादुई दर्पण में कौन कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समतल। सर से लेकर पैर तक समतल हो जाएगा, उसके बीच में उत्तल दर्पण हो जाएगा और पैर वाला जो भाग होगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ दोस्तों डी स्प्रिंट, यहाँ पे वास्तविक डी में हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि डी ऑप्शन ये हो जाएगा। डी में अगर रहता, यहाँ पे मिसप्रिंट कट गया है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए और बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो यह दर्पण होगा, तो यह दर्पण अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तथा फोकस दूरी f है, तब निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 52 है ना। एक सेकंड। उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों f इक्वल टू c/2 हो जाएगा, यानी कि c इक्वल टू होगा 2f हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 2f होगा, इसका आंसर 2f हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण माना जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण को, ये गलत है। यहाँ पे दोस्तों आंसर यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है, ये अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगीना रोगीना दांत देखने हेतु दंत चिकित्सक किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के हेडलाइट में परावर्तक दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में। और वहीं अगर साइड मिरर की बात करेगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f है, तो इन तीनों के बीच संबंध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होगा, ये दर्पण के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इन्फिनिटिव होगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता होता है, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता हो जाता है, इसका हो जाएगा -v/u होता है, m=v/u होता है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन 62 का, एक सेकंड, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग गलती हो गया, यहाँ पे 63 होगा, ये 63 नंबर क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो ये +1 होता है। किसी अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी एवं बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति पर वस्तु रखने से अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता के अंत पर रखने पर वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, r=2f है या f=r/2 है, यह सत्य है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण में वास्तविक मुख्य फोकस होता है, उत्तल दर्पण में आभासी, ये है, ये बी है। आभासी मुख्य फोकस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा हॉल के पर्दे पर बना प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 मीटर के वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हम लोग को पता है दोस्तों, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है एच आई बटे एच ओ, ये प्रतिबिंब बटे ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इमेज बटे, मतलब इमेज का हाइट और डिवाइडेड बाय ये ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, तो ये हो जाएगा 2 इजिकल टू हो जाएगा एच आई बटे 2, तो एच आई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन पर निर्भर पथ में क्या विचलित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इस घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होती, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन की घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, यह प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब ये दूर मुड़ जाती है, दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के किस नियम के अपवर्तन के किस नियम के को शनेल का नियम कहते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, शनेल का नियम भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय नियम को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन के किस नियम को शनेल का नियम कहते हैं, यहाँ शनेल होगा, तो द्वितीय नियम को कहते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है दोस्तों म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर, इसी को शनेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन आई तथा साइन आर के अनुपात को क्या कहते हैं, इसको अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि म्यू हो जाएगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है, ये अपवर्तनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल ओले रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, ये 1676 ईस्वी में रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश निर्वात में माध्यम नहीं चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा वेग प्रकाश का निर्वात में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है, 1, 2 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन है,
माध्यम के आपतन से भिन्न दो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का 83 है ना, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि म्यू इक्वल टू सी बाय वी होता है। और ये देख लें दोस्तों, अपवर्तनांक और इसका जो है इधर यहाँ पे अपवर्तनांक, यहाँ पे एंगल थीटा होना चाहिए, और ये अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक 2.42 होता है, सूक्ष्म बर्ग का 1.52 होता है, पानी का 1.33 होता है, और कांच का 1.65 होता है। और ये इसका एंगल है 2.4 डिग्री होता है, इसका 42 डिग्री होता है। इसको क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसको क्रांतिक कोण कहते हैं थीटा को। और इसका ये होता है, इसको दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्रांतिक कोण कितना होता है, वायु का और पानी का और कांच का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 के बराबर होता है, यानी 1 होता है। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c है तथा कांच का अपवर्तनांक 1/5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि म्यू इक्वल टू होता है c बाय v होता है। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c है, कांच का यहाँ 1.5 होगा, अपवर्तनांक दिया होगा, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? म्यू इक्वल टू सी बाय वी होता है, यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तनांक इसका दिया हुआ है, एक सेकंड दोस्तों, हम लोग को पता है ये होता है म्यू इक्वल टू सी बाय वी होता है, म्यू इक्वल टू हो जाएगा सी बटे 1.5, और ये 10c/5 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। अब 5 से 5 जब इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स कटेगा, यानी कि म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2c/3, और 2c/3 इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जल का। इसमें देख लें अपवर्तनांक यहाँ पे सबसे कम होता है, 1.33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राउन कांच में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य। 1 में अपेक्षाकृत उच्च अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाश से विरल होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। अपेक्षाकृत निम्न अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाश से सघन होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्लिंट कांच के छड़ को कार्बाइड सल्फाइड में डालने पर छड़ अदृश्य हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बाइड सल्फाइड तथा फ्लिंट कांच दोनों का अपवर्तनांक समान होता है, इसलिए वो धुंधला हो जाता है, या छड़ उसका कारण होता है, यानी कि अदृश्य हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल का नियम स्नेल का नियम आपतन कोण के किस मान के लिए लागू नहीं होता है? यहाँ आपतन कोण होगा
किस मान के लिए लागू नहीं होता है? तो ये 0 डिग्री के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि आपतन कोण 0 होते ही अपवर्तनांक जो है या परावर्तन की कोण 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 0 के लिए लागू नहीं होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, वायु में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है, आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ये सभी होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सीधी रह जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से कांच माध्यम में 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में न्यूनतम होती है प्रकाश किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। प्रकाश संरचना के दौरान माध्यम बदलने में प्रकाश पथ का दिशा बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरे एक कांच के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसका कारण दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है। देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, इसका कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मोटे कांच के लेंस को किसी वस्तु पर रखते हैं तो पुस्तक के अक्षर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर का, जब एक तालाब या स्विमिंग पूल के ऊपर वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है तो इसका कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कार्य ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में डूबा हुआ सिक्का अथवा अन्य पदार्थ से थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर दिखता है, इसका कारण क्या है? तो इसका प्रकाश का अपवर्तन, ई नंबर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में पैर लटका कर बैठे व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ तथा छोटा दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूख बालू चमकीला दिखाई देता है, सूख बालू सूखा यानी कि सूखा होगा, यहाँ पे सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है परंतु गीला बालू धुंधला होता है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार आकाश में वास्तव में बिजली ऊंचाई पर होते हैं तो उसके अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इस घटना का व्याख्या निम्न में से किसके कारण किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, ये अपवर्तन कारण नहीं था, ये परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का दोस्तों, ये है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से कितने मिनट पूर्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने प्रकाश यानी लाइट के पार्ट 1 में सभी 108 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और बाकी जो 200 क्वेश्चंस हैं पार्ट 2 और 3 में हम बारी बारी से करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएँगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।